दोस्तों, मनोरंजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है शक वंश, कुषाण वंश और हूण वंश, यानी कि जो भारत में बाह्य आक्रमण हुआ था, यानी कि बाहर से आक्रमण हुए थे मौर्योत्तर काल के बाद। तो मौर्योत्तर काल के बाद बाहरी जो जाति आई थी, जो भारत में आकर अपना क्या शासन स्थापित कर दिया था, तो उसमें अपन प्रमुख रूप से जो शासक थे शक वंश का, हूण वंश और कुषाण वंश। तो आज अपन शक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये कक्षा 10 का भी है, 12 का भी है और कंपटीशन एग्जाम में भी आने वाले जो टॉपिक होते हैं शक वाला सिलेबस में, हूण और कुषाण, उसमें भी जो अपने को शक वंश के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा उसके जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो लेते हैं पहले शक वंश। शक वंश है तो शक वंश तो विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण कब हुआ? मौर्योत्तर काल के बाद। मौर्योत्तर काल के बाद, यानी कि मौर्यों का शासन, मौर्योत्तर काल के बाद जो, यानी कि मौर्यों का शासन स्थापित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी में, यानी कि 323 ईस्वी में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध में अपना बड़ा एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था और मगध को अपने शासन स्थापित कर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं और ये मौर्य साम्राज्य 184 ईसा पूर्व तक, ये कब तक? 184 ईसा पूर्व तक चलता है, यानी कि 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक यह शासन चलता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से? चाणक्य के अर्थशास्त्र के लेखक होते हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य की सहायता से, उसके गुरु होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होते हैं कौटिल्य की सहायता से घनानंद को, वहाँ पर शासक कौन होता है? घनानंद को हराकर, नंद वंश का घनानंद को हराकर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। और अंतिम शासक होता है बृहदत्त, मौर्य साम्राज्य का अंतिम दत्त होता है वृहदत्त। वरदत्त है, वरदत्त का ही एक ब्राह्मण सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ये उसी का सेनापति, ब्राह्मण सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग ने ही क्या करता है 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर देता है और एक भारत में एक नए वंश की स्थापना करता है, शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना होती है। तो जब ये मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्यों का शासन काल था, जब तक तो भारत एक बड़ा एक विशाल साम्राज्य में स्थापित हुआ करता था। ये सारा क्षेत्र है जो ये मौर्यों के शासन काल में तो भारत में पूरा एक एकजुट रहा था, परंतु मौर्यों का साम्राज्य जैसे ही समाप्त होता है तो भारत में एक कई छोटे छोटे राज्यों में राजा शासन स्थापित कर दिया, नहीं छोटे छोटे राज्यों में शासन करने लगे, नहीं, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया, यानी कि एक के हाथ में नहीं होकर अनेक राजा अपने अपने राज्य स्थापित, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिए और भारत में एक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। इनमें से जो प्रमुख राजा मौर्योत्तर काल में जो भारतीय शासक थे तो शुंग वंश था। शुंग के बाद कणव वंश है, कणव के बाद सातवाहन वंश। तो इस प्रकार ये मौर्योत्तर काल के बाद में ये वंश आए थे। तो इन तीनों को वंश है, तो इनको ब्राह्मण वंश कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता था? ब्राह्मण वंश, यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा ये शासन स्थापित किया गया। ये सारे किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे, तो ब्राह्मण वंश कहा जाता है। यानी कि मौर्योत्तर काल के बाद भारत में जो भारतीयों के द्वारा शुंग वंश, कणव वंश, सातवाहन वंश ये शासन स्थापित किए थे इन वंशों ने। इसके अलावा ये तो भारतीयों ने किया, इसके अलावा जो विदेशी आक्रमणकारी आई थी जातियाँ, उनमें आई थी पहले
यूनानी, यूनानी को इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। इंडो ग्रीक, यूनानियों को क्या बोला गया? यूनानी यवन को क्या बोला गया? इंडो ग्रीक। यूनानी यवन इंडो ग्रीक के बाद आई शक, शकों के बाद आए पहलव। एक पल्लव वो अलग है दक्षिण भारत का, ये है पहलव जो पर्थिया से आए, पर्थिया से आए थे। उसके बाद आए कुषाण, और कुषाणों की शक्ति नष्ट कर देंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश के शासक होते हैं, वो कुषाणों को नष्ट कर देते हैं और विदेशी आक्रमणकारी जातियां यहीं समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले यूनानी यवन आए थे, इंडो ग्रीक आए थे, उसके बाद शक आए, विदेशी आक्रमणकारी जाति मौर्योत्तर काल के बाद, फिर पल्लव आए, ये पर्थिया के थे, फिर आए कुषाण। कौन शासक आए? कुषाण। कुषाण शासकों का सबसे बड़ा प्रसिद्ध शासक हुआ था कनिष्क, कनिष्क हुआ था कुषाणों का। तो इस प्रकार अपन जो विदेशी आक्रमणकारी जातियां आई थी जो मौर्योत्तर काल के बाद में, तो उसमें इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। तो अपन जो 10वीं क्लास के सिलेबस में दे रखा है शक वंश, पल्लव वंश और कुषाण वंश, तो अपन पढ़ते हैं पहले शक वंश। तो अपन शक वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो शक वंश से, अब शक वंश मूल रूप से कहाँ के थे? अभी मैं आपको मानचित्र के द्वारा आपको समझाता हूँ, और मानचित्र के द्वारा समझाने पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा अपना, और स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। ये आपको एशिया महाद्वीप का मानचित्र दिख रहा है। किसका? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में ये था भारत, ये आपको दिख रहा है भारत, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान, यमन, सीरिया और टर्की। और इधर वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आपको, ये एक सागर था, कैस्पियन सागर। कौन सा था? कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर था। तो कैस्पियन सागर के पास, कैस्पियन सागर के पास इधर वाला क्षेत्र में, इधर वाले क्षेत्र में, ये कैस्पियन सागर के किनारे पर शक एक जनजाति थी, सीथियन, सीथियन जनजाति। ये क्या थी? शक क्या थे? जनजाति थी जो पशु वगैरह चराते थे, पशुओं को चराने का काम करते थे, पशुपालन करते थे और उनका जीवन गुजारा चलता था। तो ये कैस्पियन सा, मूल रूप से ये कहाँ के थे? कैस्पियन सागर के। फिर कैस्पियन सागर से ये क्या करते हैं, वहाँ पर यूची कबीला आता है और यूची कबीला ने इनको खदेड़ देते हैं। तो ये कैस्पियन सागर से आगे इधर बैक्टीरिया में आ जाते हैं। इधर क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया। ये वाला मैं बता रहा हूँ, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आ जाते हैं। और बैक्टीरिया में भी क्या करते हैं, ये यवनों के द्वारा इसको क्या करते हैं और खदेड़ दिया जाता है। यानी कि बैक्टीरिया वाला क्षेत्र है वो जो मध्य एशिया, बैक्टीरिया कहाँ पर है? मध्य एशिया में। देखो अफगानिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान, ईरान वाला क्षेत्र ये बैक्टीरिया कहलाता था, इस ये वाला भाग। तो मध्य एशिया बोला जाता है। मूल रूप से बैक्टीरिया क्या बोला गया? मध्य एशिया। और बैक्टीरिया में भी इसकी दाल गली नहीं, तो ये कहाँ चले गए? पर्थिया में। ये वाला क्षेत्र है पर्थिया का, ईरान वाला क्षेत्र। ये ईरान वाला क्षेत्र है, कहाँ है? पर्थिया। पर्थिया में आ गई। और पर्थिया में भी इनके बैठा नहीं, तो ये क्या हुआ? चारागाह की खोज में, यानी कि इनकी किसकी खोज में? चारागाह की खोज में ये कहाँ चले गए और आगे चले जाएंगे, और ये क्या करेंगे? भारत की ओर प्रस्थान करेंगे। ये भारत की ओर आते हैं और एक शाखा होती है जो अफगानिस्तान चली जाती है, और इनकी कुल 5 शाखाएं होती है। कितनी शाखा होती हैं? 5 शाखाएं होती हैं। 5 शाखाएं में से एक शाखा चली जाती है अफगानिस्तान। कहाँ चली जाएगी? अफगानिस्तान। 4 आएगी भारत में,
4 शाखाएं कहाँ आएगी शकों की, ये भारत में 4 आ जाएगी। तो ये इधर पर्थिया से होते हुए एक तो इधर अफगानिस्तान चली जाएगी और 4 शाखाएं हैं जो इधर आएगी। पाकिस्तान उस समय भारत में ही था, तो भारत में और भारत के पाकिस्तान होते हुए यहाँ एक तो इधर तक्षशिला में एक शाखा कहाँ स्थापित हो जाएगी, पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में वहाँ तक्षशिला में स्थापित हो जाएगी। तक्षशिला के बाद आगे ये अपना इधर दर्रा है, यानी कि इधर से आए तो अपना ये समुद्र है, हिंद महासागर वगैरह है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इधर पानी है। इधर हिमालय, कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आए तो इधर हिमालय पर्वतमाला, बड़ी सी अपनी पर्वतमाला है, उसको लांग कर नहीं आ सकता था। तो इधर तो हिमालय आ गया, इधर आ गया जल। जल से निकलने के लिए उनके पास क्या होनी चाहिए, नौसेना होनी आवश्यक होती है। तो इनके नौसेना जिसके पास मजबूत बेड़ा था वो ही पार हो सकता था। और इधर हिमालय को पार करने वाले उस समय इतने कोई साधन वगैरह थे नहीं, तो इसको पार नहीं कर सकते थे। तो इनका आने का रास्ता एक ही इधर ही रहा था, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र वाले में आ सकते थे। तो यहाँ से अपने एक दर्रा था, बड़ा दर्रा था, जो कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, इधर वाला पाकिस्तान के में है बलूचिस्तान, और इधर वाले क्षेत्र में ये क्या आए, पश्चिमी क्षेत्र से आए, ये मध्य एशिया से आए, बैक्टीरिया से, पर्थिया से आगे मूव किया इन्होंने। अफगानिस्तान के एक शाखा इनकी अफगानिस्तान और 4 शाखा ये क्या होगी, भारत में स्थापित होगी। और भारत में ये पाकिस्तान में आते तक्षशिला में स्थापित हो जाएगी। तक्षशिला के बाद ये आगे क्या करेंगे, ये इधर है बोलन दर्रा। कहां पर, बोलन दर्रा एक दर्रा कहते हैं, जो पहाड़ों के बीच में संकरा रास्ता होता है, उसको दर्रे बोले जाता है। तो ये बोलन दर्रा है, वहां से ये शक आए थे, यानी कि विदेशी आक्रमणकारी जितने भी हुए थे, जो बोलन दर्रा से ही अपने इस भारत में आक्रमण किया था। तो यही शकों ने भी क्या किया, बोलन दर्रे से होते हुए भारत में आए थे। और भारत में आने के बाद ये उस समय रामायण और महाभारत में भी शक बस्तियों को कंबोज और यवनों के साथ रखा गया था। यानी कि उसमें रामायण और महाभारत में बताते हैं कि शकों की बस्तियां होती थी, वो कंबोज और यवनों के साथ रखा गया है, कंबोजों के साथ और यवनों के साथ रखा गया था। और एक कथानक होता है भारत के कालकाचार्य जी होते हैं, उनकी कथा के अनुसार क्या होता है, शकों ने आक्रमण का उल्लेख किया गया है और शकों को उनमें शकों को क्या बोला गया, शग कुल या शक कुल। इस शकों को क्या बोला गया है, शग कुल या शक कुल, कालकाचार्य कथा अनुसार, यानी कि उनकी कथा है, उनके अनुसार ये उनका नाम क्या रखा गया, शग कुल या शक कुल नाम दिया गया था। और ये फिर क्या होते हैं, सिंधु प्रदेश को जीत कर, यानी ये क्या करते हैं, इधर वाले क्षेत्र को धीरे धीरे, जहाँ भारतीय राजा शासन कर रहे थे, उनको धीरे धीरे क्या करेंगे, उस समय इनसे पहले यानी शकों से पहले यहाँ क्या आए गए थे, यवन आ गए थे। यवनों की बस्तियों पर ये क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। और यवनों की बस्ती पर आक्रमण करने के बाद ये क्या, यवनों को तो भगा देंगे और अपना साम्राज्य स्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार ये क्या करेंगे, भारत में ये 4 बस्तियां बसाएंगे। एक तो हो गई इधर तक्षशिला में, कहाँ पर, ये तक्षशिला जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। फिर एक शाखा आएगी जो ये मथुरा में आएगी। मथुरा के बाद एक शाखा आएगी उज्जैन में, जिसको मालवा भी कहा जाता है, मालवा। और एक शाखा आएगी जो नासिक, महाराष्ट्र में। यानी कि उनकी 4 शाखाएं थी, उनमें तक्षशिला के बाद मथुरा, एक मथुरा में अपनी शाखा स्थापित करेंगे। 2 नंबर मथुरा, 3 नंबर है उज्जैन, जिसको मालवा भी कहा जाता है, उज्जैन। और 4 नंबर है नासिक। कहाँ पर है, नासिक में है। और
ये 4 शाखाएं स्थापित हो जाती है। 4 शाखाएं स्थापित होने के बाद अब इनकी शाखाएं हैं जो भारत में तो स्थापित हो गए, भारत में तो स्थापित हो गई, और ये मूल रूप से कैस्पियन सागर से थे। कैस्पियन सागर से कहाँ गए? बैक्टीरिया में आ गए, बैक्टीरिया से पर्थिया, पर्थिया से आगे एक चारागाह यानी चारे की खोज में ये कहाँ चले जाते हैं? अफगानिस्तान। एक शाखा अफगानिस्तान चली जाती है और एक शाखा और 4 शाखाएं हैं वो भारत में स्थापित होती है। भारत में स्थापित होने के बाद ये एक तो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान तक्षशिला में, और एक होती है मथुरा में, तीसरी होती है उज्जैन यानी मालवा में, और चौथी होती है नासिक महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार ये मूल रूप से कैस्पियन सागर थे, परंतु इनके पीछे कौन पड़ गए? यूची कबीला इनके पीछे पड़ गए थे। यूची कबीला पीछे पड़ने के कारण ये क्या है, आगे से आगे चलते गए। और इसके बाद ये इनके भारत में जो शाखाएं थी उनका अपना विस्तारित रूप से इनकी 5 भागों में बट गए थे। एक अफगानिस्तान में, बाकी 4 भारत में। और ये तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। उसके बाद नासिक जो महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, और ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र भी माना जाता था इसको, नासिक और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। उसके बाद ये अपन पढ़ते हैं जो तक्षशिला में, तक्षशिला के शक। कौन से शक? तक्षशिला के शक के बारे में हम अपन लेते हैं एक एक जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें पहला लेते हैं तक्षशिला के शक। तक्षशिला राज्य में स्थापित किया था तक्षशिला, तक्षशिला वंश यानी वह शाखा थी तक्षशिला के शक। एक तो अफगानिस्तान में रह गई थी, बाकी वाले 4 भारत में रही थी। उसमें सबसे पहले लेते हैं अपना तक्षशिला के शक। तक्षशिला के शक में जो प्रमुख राजा हुए थे उनके मैं नाम लिखता हूँ, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा पर्सन आते नहीं हैं। तो पर्सन आ रहा है माउस। उनका राजा कौन था? पहला राजा था माउस। माउस ने 20 BC यानी ईसा पूर्व से 20 ईस्वी तक शासन किया था तक्षशिला में। माउस के बाद आते हैं अपना एजेज और एली सेज। एजेज और एली सेजेज, तो ये 3 राजा हुए थे जो तक्षशिला के प्रमुख राजा हुए थे। एजेलीसेज ये प्रमुख राजा हुए थे। पर्सन पूछा जाता है तो इन राजाओं में नाम भी पूछा जाता है अधिकतर। तो तक्षशिला के शक थे। तक्षशिला के शक का शासक कौन था? प्रथम शासक माउस था, जिसने 20 ईसा पूर्व से 20 ईस्वी तक शासन किया था, यानी कि 40 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। और उसके बाद एजेज और एजेलीसेज यानी कि एजेज और एजीलीसेज ये राजा हुए थे। उसी के साथ ये तक्षशिला के शासकों के बाद ये मूल रूप से ये राजा क्या थे? क्षत्रप कहलाते थे। क्या कहलाते थे? क्षत्रप कहलाते थे। राजा को क्षत्रप, अपन तो इधर क्या बोलते थे? राजा, और ये अपने आप को क्या बोला जाता था? क्षत्रप कहते थे। अपने आप को क्या बोलते थे? क्षत्रप कहलाते थे। तो राजा को क्षत्रप कहते थे। तो इधर अपना है तक्षशिला और मथुरा। ये तक्षशिला और मथुरा के जो राजा कहलाते थे वो उत्तरी क्षत्रप कहलाते थे। उत्तरी क्षत्रप क्या कहलाते थे? उत्तरी क्षत्रप। और उज्जैन और नासिक वाले क्या कहलाते थे? पश्चिमी क्षत्रप। पश्चिमी क्षत्रप। तो ये उत्तरी क्षत्रप में आता था तक्षशिला और मथुरा।
और पश्चिमी क्षत्रप में आता था उज्जैन और नासिक। ये अपने आप को राजा की जगह क्या बोलते थे, क्षत्रप बोला जाता था। तो अपन अब लेते हैं उज्जैन के, यानी कि कहाँ के, उज्जैन के। ये पढ़ा पहले तक्षशिला के, अब पढ़ते हैं उज्जैन के शक। उज्जैन के शक में, यानी कि मथुरा के शक, सॉरी मथुरा के शक, यानी कि अपने उत्तरी क्षत्रपों के पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है कि मथुरा के शक होते हैं, वो पहले उज्जैन के ही में ही रहते थे, यानी कि मालवा में ही निवास करते थे। तो इनको मालवा के शक भी कहा जाता है। मालवा में उस समय एक राजा हुआ था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक शासक हुआ था। विक्रमादित्य ने उस समय, ये लोकल राजा था उसी का, विक्रमादित्य ने ही मथुरा यानी कि उज्जैन के शकों को हराता है और ये इनको हरा कर भगा देता है। ये भाग के कहाँ आ जाते हैं, मथुरा में आ जाते हैं। ये क्या आ जाते हैं, मथुरा में आ जाते हैं और विक्रमादित्य ने ही उस समय इनको भगा देते हैं। और विक्रमादित्य के समय, यानी कि एक विक्रम संवत अपने चलता है पंचांग में विक्रम संवत, जो विक्रम संवत है 57 ईसा पूर्व में, यानी कि 57 ईसा पूर्व में एक संवत चलाते हैं। कौन चलाते हैं, विक्रमादित्य एक संवत चलाते हैं। किसको हराने के उपलक्ष्य में, ये शकों को हराने के उपलक्ष्य में, यानी कि ये मालवा के शकों को, यानी कि उज्जैन के शकों को हराते हैं और ये भाग जाते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं, मथुरा में चले जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना कब कर दी, तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत, कौन से संवत, विक्रम संवत की स्थापना करते हैं 57 ईसा पूर्व में, जो वर्तमान है। और विक्रम संवत को ही क्या बोला जाता है, मालव संवत, यानी कि मालवा के थे, इसलिए मालव संवत भी कहा जाता है। तो इनके ये मथुरा के शासकों, अब मथुरा के शासक में जब ये भाग के आगे कहाँ से, मालवा से भाग के आ जाते हैं, तो इसमें शासक कौन होता था, तो इनका इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, परंतु शासक का नाम लिख देते हैं राजुल। इनका शासन होता है राजुल, यानी कि राजुल को कहते हैं राजुल। राजुल को क्या बोला गया, राजुल और षोडाश। पहला शासक था राजुल, दूसरा था षोडाश। तो याद रखना, षोडाश कहाँ का, किस वंश का, यानी कि कहाँ का शासक था, मथुरा का शक शासक षोडाश या राजुल, यानी कि मथुरा में शक वंश की स्थापना करता है राजुल। ये वाला इम्पोर्टेंट है, बाकी इन शासकों के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्य रूप से ये नासिक और उज्जैन वाले शासकों के बारे में जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। अब पढ़ते हैं नासिक के शक। अब कहाँ के शक, नासिक के शक। अब नासिक के शक के में जो प्रमुख है, जो इम्पोर्टेंट है, नासिक का शक, जो नासिक वाले शक है, तो इनको शकों को, शक एक जनजाति थी, इनको क्या नाम से पुकारा जाता था, शीथियन के नाम से भी पुकारा जाता था। अब नासिक के शक, नासिक के शक वंश। अब नासिक के शक वंश है, अपने आप को किस वंश के मानते थे, शहरात वंश का मानते थे, यानी कि ये अपने आप को किस वंश का मानते थे, शहरात वंश का मानते थे। और उज्जैन के शक है वो कमवर्धन वंश के मानते थे। तो इसमें नासिक के शक में प्रमुख शहरात वंश, अपने आप को शहरात वंश का मानते थे। इसमें भूमक प्रथम शासक हुआ था, यानी कि वास्तविक शासक हुआ था भूमक इनका प्रमुख शासक था। भूमक के बाद जो प्रसिद्ध, यानी कि इन नासिक के शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था, उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाने वाला
शासक था भूमक के बाद नहपान। कौन था? नहपान। अब नहपान के समय खूब सारे युद्ध हुए थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि, यानी कि वो सूरवीर योद्धा था, वो एक प्रसिद्ध शासक था। कहाँ का? नासिक के शक का, जो पेरिप्लस महोदय, यानी कि इतिहासकार होता है, पेरिप्लस महोदय बताते हैं कि इनकी राजधानी कहाँ थी? ये मिनगर, यानी कि नहपान की राजधानी पेरिप्लस के अनुसार, किसके अनुसार? पेरिप्लस के अनुसार, पेरिप्लस के अनुसार इनकी राजधानी थी मिनगर। कौन सी राजधानी थी? मिनगर। अब मिनगर वर्तमान में भड़ोच और उज्जैन के बीच वाला क्षेत्र, ये वाला है। इधर आता है भड़ोच और इधर ये भड़ोच और उज्जैन के मध्य वाला क्षेत्र है, जो नहपान की, यानी कि ये नहपान की क्या थी? राजधानी थी मिनगर। ये इधर मिनगर स्थापित थी, मिनगर स्थापित हो गई थी। तो नहपान उनका प्रमुख शासक था, जो सूरवीर योद्धा था। उन्होंने पेरिप्लस के अनुसार उनकी राजधानी कहाँ होगी? मिनगर थी, जो भड़ोच और उज्जैन के मध्य वाला क्षेत्र था। और नहपान के समय यह क्या होगा? महाराष्ट्र वाला क्षेत्र और गुजरात वाला क्षेत्र में बहुत विकास करेगा। और इस समय मध्य एशिया और यूनानियों के बीच में क्या होंगे? व्यापार होते रहेंगे। और इन्हीं व्यापार से ये गुजरात वाला क्षेत्र है, सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, वो समृद्धशाली राज्य बनेगा। क्या बनेगा? समृद्धशाली राज्य बन जाएगा। और फिर इसके बाद देखा कि इस समय सातवाहन वंश, यहाँ पर आंध्र के सातवाहन वंश, यानी कि ये वाला क्षेत्र, आंध्र के सातवाहन वंश के शासक थे सातकर्णी, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी होता है, बहुत शक्तिशाली शासक होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसको पता चलता है कि ये विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आके अपने पैर पसार रहा है, अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, चलो इस पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। तो उसने क्या किया? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस पर आक्रमण किया? नहपान को आक्रमण करते हैं और नहपान को क्या करेंगे? हरा देंगे और हरा कर उसको मार दिया जाएगा। यानी कि उसको क्या करेंगे? नहपान को किसने मारा था? सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, गौतमी पुत्र सातकर्णी होता है। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का था? सातवाहन वंश का होता है। ये अपना आंध्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र, ये आंध्र और कर्नाटक तमिलनाडु वाला क्षेत्र में ये अपना शासन स्थापित हो रखा था। ये तो इन्होंने क्या आगे इधर ऊपर नासिक की और सौराष्ट्र की ओर आक्रमण करते हैं और नहपान को हरा देते हैं। क्या करते हैं? नहपान को हरा कर उसके मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसके द्वारा? गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा। और इसी के साथ क्या होता है कि नहपान की मृत्यु होने के बाद नासिक के शक वंश की क्या होती है? समाप्ति हो जाती है। तो नहपान के कुछ सिक्के मिले थे, नहपान के कुछ सिक्के मिले थे जो जोगल थंबी में, जोगल थंबी से क्या मिले? जोगल थंबी से उसके सिक्के मिले थे। किसके सिक्के थे? ये नहपाल के। उन सिक्कों को खुदवा कर, यानी कि वहाँ मिले थे, उनको उनमें क्या किया? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया कि उनके सिक्कों पर एक तरफ तो नहपान के चित्र रखा, दूसरी ओर अपने राज्य का चित्र और अपना चित्र बना दिया, जिससे ये ज्ञात होता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसको हराया था? नहपान को हराया था। लेकिन जोगल थंबी से क्या मिले थे? अपने को नहपान के सिक्के मिले। उस नहपाल के सिक्के के ऊपर क्या करेगा? गौतमी पुत्र सातकर्णी होता है, वो एक तरफ तो अपना चित्र और दूसरी तरफ क्या करेगा? नहपान का चित्र अंकित करवा देगा। और इससे अपने को ये पता चलता है कि सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किसको हराया था? नहपान को हराया था। और नासिक, फिर उसके बाद नहपान को हराने के बाद एक शासक होता है
सातवान वंश का ही शासक होता है। किस वंश का था? सातवान वंश का ही शासक होता है। उषा कौन होता है? उषावदत्त, यानी कि उसको ऋषभ देव भी कह, उषावदत्त, उषावदत्त को ऋषभ देव उषावदत्त को क्या नाम से जाना जाता था? ये कहाँ का था? नासिक का शासन था, यानी कि यहाँ सातवान वंशों का अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर उषावदत्त यानी कि ऋषभ देव नाम से जाना जाता है, उषावदत्त शासक बनता है। तो ये नहपान का क्या था? जवाई था, यानी कि पाहुना था, जवाई था, पाहुना था। तो इस कारण इसको याद करना पड़ता है कि वे ये नहपान का क्या था? जवाई था। परंतु इसका वंश कौन सा था? तो इसका वंश था सातवान वंश। वंश तो सातवान वंश का था, परंतु जवाई किसका था? ये नहपान का क्या था? जवाई होने के नाते। और इसलिए इसी के साथ यह होगा, नासिक के शकों का अंत हो जाएगा। और नासिक के शकों के बाद अपन क्या करते हैं, एक वंश और रह गया भारत में, जो मालवा या उज्जैन के शक। कहाँ के? मालवा या उज्जैन के शक। मालवा या उज्जैन के शक बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर प्रश्न आते हैं तो इसी से आते हैं, उज्जैन के शक, उज्जैन या मालवा के शक, उज्जैन या मालवा के शक। तो इनसे ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं जो कंपटीशन परीक्षा में आएगी। इसमें सबसे शूरवीर योद्धा होगा रुद्रदामन होगा, रुद्रदामन फर्स्ट, जो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक होता है। तो रुद्रदामन के बारे में ये अधिकतर प्रश्न पूछे जाते थे। तो ये उज्जैन या मालवा के में शक वंश थे। ये कहाँ चले जाते हैं? मथुरा में। और मथुरा में हारने के बाद ये क्या करेंगे? जब विक्रमादित्य जी की मृत्यु हो जाती है, ये विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, यानी इनको भगाया कौन था? विक्रमादित्य ने भगाया था और विक्रम संवत की स्थापना की थी 57 ईसा पूर्व में। तो इसी ने हराया था। और इसकी मृत्यु के बाद ये कहाँ चले आएंगे? उज्जैन और मालवा चले आते हैं। और उज्जैन मालवा में आने के बाद ये अपने आप को किस वंश का मानते थे? ये शहारत वंश, यानी कि नासिक वाले तो शहारत वंश, ये कंदर्मक वंश मानते थे। अपने आप को किस वंश का मानते थे? कंदर्मक वंश। तो याद रखना है, उज्जैन के शकों का वंश कौन सा था? कंदर्मक वंश का था। और ये उनका शासन स्थापित, सौराष्ट्र तक अपना शासन स्थापित कर लिया था। इधर वाला ये गुजरात को सौराष्ट्र बोला जाता था, महाराष्ट्र और गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। तो ये कंदर्मक वंश है, तो सौराष्ट्र तक अपना राज्य स्थापित कर दिया था। और इनका जो प्रथम वास्तविक शासक होता है वो चस्टन होता है। कौन होता है? चस्टन। इस वंश का राजा होता है चस्टन। और ये किस वंश का था? कंदर्मक वंश का था। तो चस्टन है जो प्रथम एक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। ये चस्टन होता है, वो ही अपना प्रथम स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। ये वाले से उज्जैन वाले क्षेत्र में आपको पता ही है, ये वाले है। उस समय ये सामंत हुआ करते थे, और सामंत होने के नाते इनके बाद में ये चस्टन नामक राजा हुआ था, उसी ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। चस्टन के बाद जो प्रमुख राजा हुए थे, तो चस्टन का एक पौत्र था रुद्रदामन, यानी कि इसका क्या था? पोता था इसका पौत्र रुद्रदामन फर्स्ट इनका पौत्र था। किसका पौत्र था? चस्टन का। ये बड़ा प्रसिद्ध शासक था, और इनके मध्य में कई भारतीय शासकों के बीच में युद्ध होगा। तो रुद्रदामन जब शासक बनता है, तो रुद्रदामन शासक बनता है 130 से 150 ईस्वी,
यानी कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक इनका शासन होता है। इनके 20 वर्षों तक शासन करते हैं और ये बड़ा शक्तिशाली होती है। और इसकी जानकारी, अब इसकी जानकारी है अपने को, रुद्रदामन फर्स्ट की जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। कहाँ से? जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है? गुजरात में। जूनागढ़ आपको पता ही है, हैदराबाद, जूनागढ़ हैं और कश्मीर, ये रियासतें थी जो 563 रियासतों में से इन तीनों ने अपना भारत में शामिल नहीं हुए, परंतु शक्ति के बल पर भारतीय सेना ने इनको अपने अधीन किया था। तो उसी में ये जूनागढ़ है। जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ के अभिलेख में अपने को किसकी जानकारी मिलती है? कि रुद्रदामन की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि उज्जैन का शासक होता है रुद्रदामन फर्स्ट और रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। वैसे तो ये जूनागढ़ का अभिलेख है तो 4 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य, महान अशोक मौर्य, फिर ये रुद्रदामन फर्स्ट और एक होता है स्कंदगुप्त, गुप्त वंश का स्कंदगुप्त। तो 2 तो थे ये मौर्य वंश के, एक था ये शक वंश और ये तीसरा था अपने, ये चौथा था गुप्त शासक स्कंदगुप्त। गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्त शासक था स्कंदगुप्त। तो ये जूनागढ़ के अभिलेख में सबसे पहले जूनागढ़ का अभिलेख किसने खुदवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने खुदवाया था। वहाँ पर ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है कि यहाँ पर इसका राज्यपाल था, सौराष्ट्र का राज्यपाल था पुष्यगुप्त। कौन था? पुष्यगुप्त एक राज्यपाल था सौराष्ट्र का। उसने यहाँ पर एक झील बनवाई थी। यहाँ पर अपने ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर एक झील बनवाई थी। उस झील का नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। तो याद रखना है, काफ़ी बार ये प्रश्न PCS वगैरह में वनडे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य और उसी का एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने क्या किया? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और फिर इसके बाद सुदर्शन झील के बाद अशोक के शासनकाल में यहाँ पर एक बांध बनवाया था। क्या बनवाया था? बांध का निर्माण करवाया था। बांध का निर्माण कराया था। फिर रुद्रदामन फर्स्ट के समय ये बांध क्या होता है? जर्जर अवस्था में हो जाता है। तो बांध का वापस इसका मरम्मत करवाते हैं। इसको कहते हैं जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार करवाया था। इनकी वापस निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। किसका जीर्णोद्धार करवाया था? किसने करवाया था? रुद्रदामन फर्स्ट ने। फिर स्कंदगुप्त के समय ही ये सुदर्शन झील पर बना हुआ बांध, ये बांध और जर्जर अवस्था में हो जाता है। तो इसका भी जीर्णोद्धार ये स्कंदगुप्त के समय ही इसका क्या होता है? वापस मरम्मत होती रहती है, जीर्णोद्धार होती है। तो अपने को जूनागढ़ अभिलेख से 4 शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और रुद्रदामन के समय ये उस समय बहुत बड़ा एक विद्वान हुआ था। कौन? रुद्रदामन फर्स्ट। उस समय का बड़ा एक विद्वान था ये, व्याकरण में, राजनीति में और संगीत में, तर्कशास्त्र में बहुत ये क्या था, बहुत ये बड़ा पंडित हुआ करता था, यानी कि विद्वान था। और रुद्रदामन ने ही गिरनार में, ये गिरनार के है ये वाला क्षेत्र, ये गिरनार है इधर, तो गिरनार में ही क्या किया कि सबसे एक अभिलेख खुलवाया था। सबसे बड़ा अभिलेख जो प्योर शुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में था। किसमें लिखा गया था? शुद्ध रूप से ये संस्कृत भाषा में लिखा था। इससे पहले कोई संस्कृत शुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में कोई अभिलेख नहीं खुदवाया था, परंतु रुद्रदामन ने गिरनार में एक अभिलेख खुदवाया था जिसको सबसे बड़ा अभिलेख कहा जाता है और शुद्ध रूप से ये संस्कृत का अभिलेख माना जाता है। और फिर क्या होता है कि इस रुद्रदामन के बाद फिर कमज़ोर शासक आते हैं और कमज़ोर शासक आने के नाते क्या होता है
फिर ये उज्जैन यानी कि उज्जैन या मालवा के शासकों में सबसे अंतिम शासक होता है शकों का राजेंद्र, यानी कि कौन था? रुद्र सिंह थर्ड। कौन था शासक? अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड। शकों का यानी कि उज्जैन के शकों का अंतिम शासक कौन होता है? रुद्र सिंह थर्ड होता है। अब रुद्र सिंह थर्ड को कौन हराएगा? देखो, रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रुद्र सिंह को हरा देते हैं, यानी कि इनको हराता कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का शासक होता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये क्या करेगा? इनको हरा देगा, रुद्र सिंह को हराकर इनको मौत के घाट उतार देगा। और इसी के साथ क्या होगी? शकों की यहाँ से ये कंदबर वंश के समाप्ति हो जाएगी। और जब रुद्र सिंह थर्ड को हराता है तो चंद्रगुप्त मौर्य एक चांदी के अपने एक सिक्के चलवाता है जो व्याघ्र की आकृति का होता है। किस इसके उपलक्ष्य में क्या चलाता है? चांदी के सिक्के जो किस आकृति का होता है? व्याघ्र यानी कि बाघ की आकृति का। व्याघ्र यानी बाघ की आकृति का ये क्या चलाएगा? चांदी के सिक्के। याद रखना बंदो, चांदी के सिक्के चलवाएगा। चांदी के सिक्के किसके उपलक्ष्य में? शकों का विनाश करने के उपलक्ष्य में, यानी कि शकों का उन्मूलन कर दिया, यानी कि उखाड़ के फेंक दिया है। शकों को उखाड़ के ये क्या करेगा? फेंक देगा। तो इस प्रकार अपन शक वंश के बारे में पढ़ा। शक वंश के जो मूल रूप से शक थे वो कहाँ थे? तो मूल रूप से ये कैस्पियन सागर से थे। कैस्पियन सागर से आगे आए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से आगे आए पर्थिया, पर्थिया से आगे आए कहाँ? पर्थिया से ये अलग अलग ब्रांचों में बट गए थे। पर्थिया से कहाँ बट गए थे? अलग अलग ब्रांचों में बट गए थे। और फिर यह क्या होता है कि अलग अलग ब्रांचों में बटने के बाद भारत में आए। एक शाखा अफगानिस्तान, दूसरी 4 शाखाएं वो भारत में आई, तक्षशिला में, मथुरा में, उज्जैन में और नासिक में। तो इन चारों शाखाओं का अपना अलग अलग रूप से विस्तारित रूप से जो भी इम्पोर्टेंट थे, जो मुख्य जो पर्सन में आते हैं, उनके बारे में अपना अध्ययन किया था। और जो चस्टन जो होता है, ये कंदर्प वंश के चस्टन के शासन काल के बाद ये शकों का क्या होता है? उन्मूल हो जाता है, यानी उखाड़ के फेंक दिया जाता है भारत से। ये उनका वंश ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये अपने किसके बारे में पढ़ा था? शकों के बारे में पढ़ा था, यानी कि शकों के बारे में पढ़ा था। उस समय इनका प्रमुख शासक था रुद्रदामन था। तो रुद्रदामन के बारे में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते थे। तो रुद्रदामन ने अपना साम्राज्य जो स्थापित किया था, जो पूर्वी मालवा यानी कि पूर्व पश्चिम वाला मालवा, इधर वाला ये उज्जैन वाला क्षेत्र है, फिर ये इधर वाला उत्तरी कोंकण तट है, पश्चिमी घाट वाला, ये पश्चिम के शक कहलाते थे या क्षत्रप कहलाते थे। तो ये पश्चिम वाला नासिक वाला ये वाला क्षेत्र है। और विंध्याचल पर्वत ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ पर क्या थे? विंध्याचल पर्वतमाला थी। यहाँ विंध्याचल पर्वत है, सौराष्ट्र वाला भाग है, गुजरात वाला भाग है। ये सारा पर किसके अधीन थे? रुद्रदामन के अधीन हुआ करते थे। और चस्टन ने भी मुद्राएं चलाई थी। चस्टन की मुद्राओं के अनुसार मालवा के और उज्जैन के शासकों ने क्या किया था? 305 ईस्वी तक मूल रूप से इनका शासन हुआ था, परंतु ये छोटे छोटे राज्य थे। और अंतिम रूप से इनको बाहर खदेड़ेंगे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यानी गुप्त वंश के शासन स्थापित होने के बाद गुप्तों का एक शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, महान शासक था। इन महान शासक के द्वारा ही रुद्र सिंह थर्ड को हरा देते हैं
और रुद्र सिंह धड़ को हराने के बाद गुप्त साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार मित्रों, मैंने आज आपको शक वंश के बारे में पढ़ाया था, यानी कि अध्ययन कराया था। जो शक थे वो जो विदेशी आक्रमणकारी एक जाति हुआ थी, सीथियन जनजाति, जो चारागाह की खोज में आए और वहाँ भारत में आए और भारत में देखा कि यहाँ तो आपस में राजाएं क्या शासन एक के हाथ में नहीं थी, अलग अलग राज्य शासन कर रहे थे। तो इन्होंने यवनों की बस्तियों पर आक्रमण करने के बाद ये भारतीय राजाओं पर भी क्या करने लगे, आक्रमण करने लगे थे, और आक्रमण करते करते ये अपना शासन स्थापित कर दिया था। तो वहाँ देखा कि यहाँ पोल पट्टी है, तो पोल पट्टी होने के नाते इन्होंने क्या किया, अपना राज्य स्थापित कर दिया। तो इस वंश के सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन के बारे में ज़्यादा याद रखना है, बाकी वालों को तो याद रखना है, परंतु रुद्रदामन के बारे में ही अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का ये वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं, और अगला अपन लेंगे विदेशी आक्रमणकारी जाति है वो हूण। हूण एक बर्बर जाति हुआ करती थी, हूण के बारे में पढ़ेंगे। हूण के बाद अपन लेंगे कुषाण वंश। हूण के बाद कौन सी लेंगे, ये छोटे छोटे जातियाँ थी जो भारत में यवन आए थे, यवनों के बाद शक आए, शक के बाद हूण आए, हूण के बाद कौन आए, नहीं पर्थियन आए थे, पर्थियन के बाद कौन आए, कुषाण आए थे। तो अगली अपन जाति पढ़ेंगे, जो वंश आएगा वो हूण वंश आएगा। हूण वंशों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार अब हमारा वीडियो यानी कि मरोन क्लासेस का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार मैं और बता दूं स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाई करनी है तो आप एयरफोन लगा के पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपका क्या होगा कि बाहर से कोई आवाज़ आए डिस्टर्ब नहीं हो, आपकी एकाग्रता बनी रहे, जिसके कारण आपकी धीमी आवाज़ में, ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा आवाज़ आएगी तो आपको रात में नींद आने के पहले ही आपको ऐसे आवाज़ गूंजती रहेगी। धीमी आवाज़ में आपको एयरफोन लगा के ये अपने को पूरा का पूरा वीडियो देखना है, जिससे कि आपका एकाग्रता बना रहे और अपना स्थायी मेमोरी में चला जाए। पहले आपको ये मानचित्र समझ लेना है। मानचित्र समझने के साथ साथ आपको नोटबुक में लिखते भी रहना है और मानचित्र भी बना के अपने को बताना है। जब भी आपकी आरएस की, आईएएस की मेंस वगैरह ऐसा एग्जाम दिया जाता है तो आपको उस क्षेत्र की भौगोलिक, जो प्रश्न पूछते हैं शासक के बारे में, तो उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी आप बताओगे तो एग्जामिनर होता है उसके अच्छे अंक देने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको ये रहेगा कि इसको भौगोलिक स्थिति के बारे में भी पता है। तो आपके मानचित्र की सहायता से पढ़ोगे तो आसानी से और स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ये अध्ययन करना, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम क्या करेंगे, नए से नए वीडियो, यानी कि हम जो भी कोशिश करते हैं। अभी कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना काल में बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है, इसके संदर्भ में अब हमारा ध्येय रहता है कि बच्चों को घर बैठे ही अपना अध्ययन करवा रहे हैं। क्या करवाना है, मुख्य उद्देश्य है घर बैठे ही बच्चों को क्या करवाना है, अध्ययन करवाना है, जिससे कि बच्चा बाहर नहीं आए, घर पे ही पढ़ता रहे। और बच्चा ये याद रखना है कि होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप होमवर्क करते रहना है। क्या करते रहना है, होमवर्क करते रहोगे तो आपको प्रकृति का नियम है, ज़्यादा जितना आप पन्ने भरोगे उसका 25% हाथों हाथ याद होगा है। तो आपको जितने ज़्यादा होमवर्क करोगे तो जितना ज़्यादा आपको याद होएगा और परीक्षा में आसानी से आप लिख पाओगे। तो आपको होमवर्क करता रहना है, हेल्प कॉपी में लिखते रहना है और फिर फेयर कॉपी में उसको वापस लिखना है। तो इस प्रकार आपको पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई एक कंटिन्यू करना है। एक शिक्षा एक ऐसी होती है कि बरसात के बूंदों की तरह, यानी कि ये ज्ञान होता है बरसात की बूंदों की तरह होता है, जिससे क्या अगर बरसात की एक बादल आता है ऊपर और बरसात करके चला जाता है तो पानी नदियों के द्वारा अपने सागर में नहीं पहुंच पाता है। परंतु जब वही बरसात यानी कि वही बादल कंटिन्यू बरसता रहे तो वो क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होके नदी के द्वारा अब सागर तक पहुंच जाएगा। तो ज्ञान ही ऐसी चीज़ होती है कि आप उसको कंटिन्यू यानी कि लगातार पढ़ते रहोगे तो आपका एक ज्ञान का भंडार हो जाएगा। परंतु आपने बीच में छोड़ दिया तो आपका जो याद किया हुआ होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे
दिमाग से साफ हो जाता है। परंतु आपको जो पढ़ोगे वो रेगुलर पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना, रोजाना कुछ न कुछ, भले ही 2 घंटे ही पढ़ो, 1 घंटा ही पढ़ो, पढ़ना जरूर है। तो आपको रेगुलर पढ़ते रहना है, जिससे कि बादल की तरह बूंदों, बादल से आने वाली बूंदों की तरह कंटिन्यू आए और आपका ज्ञान है जो कंटिन्यू आपके दिमाग में घुसता रहे, और एक सागर की तरह, सागर का पानी है होता है, उसी तरह आपका ज्ञान भी क्या हो जाए, अथाह हो जाए। इसी के साथ सभी का एक बार मैं फिर से धन्यवाद, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो लेंगे जो हूणों का और कुषाणों का।